अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सफल मछली पालन कर अधिक लाभ ले रहे एक सफल किसान से मुलाकात। गर्मियों में फलदार बागों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। गेहूं की कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधनों पर जानकारी। प्रदेश के बहुत से किसान अपना जीवन निर्वाह करने के लिए केवल खेती पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में कई किसानों की किसी भी कारणवश फसल अगर खराब हो जाती है तो किसानों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे किसान भाइयों को खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाना बेहद जरूरी है, जिसमें मछली पालन भी एक अच्छा विकल्प है, जिसको सही साबित करके दिखाया है जिला करनाल के प्रगतिशील मछली पालक ने, जो कि पिछले 16 सालों से मछली पालन करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि मछली पालन उनके लिए लाभकारी कैसे है। करनाल के नीलोखेड़ी के गांव बुटाना के किसान ने बनाई अनूठी पहचान। मछली उत्पादन में विदेशों तक बना चुके हैं अपनी पहचान। कम जगह और कम पानी में औसत से 30 गुना अधिक मछली उत्पादन कर कायम की मिसाल। डेयरी से, पोल्ट्री से, पिगरी से और डकरी से अगर लाइव स्टॉक के अंदर देखा जाए किसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारा मछली पालने के अंदर है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की डिजीज़ नहीं आती, किसी प्रकार की इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। पोल्ट्री में देख लो, अगर कोई पोल्ट्री के साथ से निकल जाता है, उसकी कमीज पे किसी प्रकार का वैक्सीन कुछ बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया पूरे फार्म को ख़राब कर देता है। तो इस तरीके का पानी के अंदर ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं आता। तो वो सबसे शुद्ध अगर मछली का मीट माना गया है तो सबसे शुद्ध मछली का मीट है। 1983 में मैंने कॉलेज में पढ़ता था और ये मछली पालने का मेरे दिमाग में आइडिया आया था। तो पट्टे पर मैंने अपने गांव का तालाब लीज पे लिया और उसमें मैंने करनाल केवी के NDRI से इसका मछली पालने का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद फिर मैंने अपने गांव के तालाब में 60,000 मछली का बीज छोड़ा। मछली उत्पादन में विदेशों तक अपनी पहचान बनाने वाले सुल्तान ने नया कारनामा कर दिखाया है। सुल्तान ने कम जगह और कम पानी में औसत से 30 गुना अधिक मछली उत्पादन कर नई मिसाल कायम की है। अब हमारा हरियाणा में काफ़ी जो जमीन लैंड है, 60% लैंड जो है उसके ऊपर सेम की बहुत प्रॉब्लम है। मछली को पानी चाहिए, एक दफ़ा उसको खुदवा ले, 1 मीटर 2.5 फीट पानी उसमें रहना चाहिए। 5 फुट पानी के अंदर मछली बहुत अच्छा पैदा होता है। यही मेरा इन लोगों को एक संदेश है। अगर कई फार्मर ये सोचते हैं भाई मछली तो बिना फीड के गोबर खा के तैयार हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी चीज़ को फसल भी तैयार करते हैं तो गोबर एक ऐसी एक
ऑर्गेनिक मैन्योर है, जिससे वो सिर्फ पानी की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। उस फर्टिलिटी बढ़ाने से प्लैंकटन ग्रो होते हैं, जिससे मछली खा करके बड़ी होती है। उस प्लैंकटन को ग्रो करने के लिए हमें गोबर की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ हमें ये जो हमारे पोल्ट्री के जो दाना है, इन ग्रेन होते हैं, इसका एक पैलेट फीड बनाते हैं, जिससे हम फ्लोटिंग फीड कहते हैं। उस फ्लोटिंग फीड का डालने का यही एक हमारा उद्देश्य है, भाई हमारी पानी खराब ना हो, हमारी फीड वेस्ट ना जाए, मछली को जितना खाना चाहिए वो तोल के डेली देंगे। अगर मान लो हमारे पास 100 किलो तालाब के अंदर एज एग्जाम्पल 100 किलो मछली है, 100 किलो को हमारे को सिर्फ 5 किलो फीड चाहिए। अगर हम वैसे ही उसको श्रिंकिंग फीड डालते हैं, वो नीचे सॉइल को ख़राब करती है, पानी को ख़राब करती है। तो फ्लोटिंग फीड सबसे बेस्ट है फार्मर को अपनी फीड बचाने के लिए और उसकी ग्रोथ लेने के लिए सिर्फ फ्लोटिंग फीड ही डालनी चाहिए। मछली उत्पादन को नए आयाम देने वाले सुल्तान आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी इस नई उपलब्धि ने उनका कद और बढ़ा दिया है। उपलब्धि में शामिल है करीब 45 गुणा 15 मीटर की जगह में करीब आधा टन मछली का उत्पादन। सुल्तान सिंह ने इतने ही क्षेत्र में कम पानी में 15 टन मछली का उत्पादन किया है। मछली उत्पादन में विदेशों तक अपनी पहचान बनाने वाले सुल्तान ने नया कारनामा कर दिखाया है। सुल्तान ने कम जगह और कम पानी में औसत से 30 गुना अधिक मछली उत्पादन कर नई मिसाल कायम की है। सुल्तान को इस बड़ी उपलब्धि के लिए दिल्ली के न्यू लोधी रोड स्थित इंडिया हेरिटेज में सम्मानित किया गया और देश के 49 विशेषज्ञों ने जहां उच्च स्तर की पढ़ाई के बाद यह इनाम जीता, वहीं सुल्तान ने अनपढ़ होने के बावजूद मछली उत्पादन में जुनून से यह ख्याति पाई। सुल्तान शिक्षा से वंचित रहा, लेकिन अपने बेटे नीरज चौधरी को सुल्तान ने शिक्षा से वंचित नहीं रखा। अपने बेटे नीरज चौधरी को विदेश में भी शिक्षा के लिए भेजा। अब आपने ग्रेजुएशन पूरी कर लिया, आप भी इस बिजनेस में आओ। और आके फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इंटरनेशनल स्टडीज आप देखो कि भी कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है, किस कंट्री में क्या टेक्नोलॉजी है। बेटे नीरज चौधरी ने भी अपने पिता की विरासत को संभाला और विदेशों की मछली पालन की तकनीक को भी अपनाया। सबसे बड़ी अनोखी तकनीक लेकर आए नीरज चौधरी ने बताया, कई कंट्रीज जैसे नीदरलैंड होगी, इजराइल होगी, पोलैंड हो गया, कनाडा हो गया, इन कंट्रीज में मैंने और मेरे फादर ने विजिट करा। वो लोग इंडोर बिल्डिंग बना के, क्लाइमेट कंट्रोल बना के फार्मिंग करते हैं और मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्पेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्पीशीज, वो जो भी मछली उगाना चाहें, मतलब जिस भी मछली का बीज अगर हमें अवेलेबल है, वो मछली हम खारे पानी में भी उगा सकते हैं और खारे पानी वाली मछली हम मीठे पानी में भी उगा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सी बास मछली के ऊपर काम करते हैं, जो इसके मार्केट वैल्यू अच्छी है, 400, 500, 600 रुपये किलो तक बिकती है, महंगी से महंगी। तो हमने इस मछली के ऊपर काम किया। उस टेक्नोलॉजी का नाम है RAS, रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम इसको बोलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, इसके अंदर हम इंडोर टेम्परेचर देते हैं जो मछली को पूरा साल बढ़ने के लिए चाहिए होता है। जैसे 28 से लेकर 33 डिग्री का जो टेम्परेचर है, वो मछली को पूरा साल चाहिए होता है बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इसमें जैसे अगर हम ओपन पॉन्ड सिस्टम रखते हैं तो उसमें कभी गर्मी की ऋतु आती है, कभी ठंड आती है, कभी बारिश आती है, कभी बहुत ठंड आती है, तो मछली इतनी ग्रोथ ले नहीं पाती। फार्मर्स को उसमें नुकसान होता है, उनका वेट पूरा नहीं आ पाता, अंडर साइज उनको बेचनी पड़ती है। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कत थी ओपन सिस्टम के अंदर। पर अब क्लोज्ड फार्मिंग सिस्टम, रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर हम इंडिया में लेके आ रहे हैं, पहली बार हम लेके आ रहे हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी अनोखी तकनीक लेकर आए नीरज चौधरी ने बताया कि कैसे समुद्र में पलने वाली मछली का उत्पादन किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने सुल्तान फार्म पर खारे पानी में मछली पालना शुरू किया और फिर अपने पिता की ही तरह एक अनूठी मिसाल कायम की। आलम यह है कि अपने पिता की इस अनोखी विरासत को बढ़ाने के लिए बेटे नीरज चौधरी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बेटे नीरज के पास अब देश ही नहीं, विदेशों से भी मछली पालन के गुर सीखने के लिए लोग पहुंचते हैं। नीरज अपने पिता के नाम के इस सुल्तान फार्म को जीवंत रखकर देश और विदेश के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेरे फादर साहब ने फिश प्रोसेसिंग प्लांट, जिसके ऊपर वो 10 साल से काम कर रहे थे कि भी कैसे इस रहू, कतला, मिर्गल मछली का कांटा निकालें, क्योंकि ये मछली जो है ये बहुत बोनी फिश है, इसके अंदर पिन बोन्स होती हैं। इसका कांटा निकालना ही बहुत बड़ी कलाकारी है, मतलब कोई भी इसका कांटा आज तक 100% रिमूव नहीं कर पाया था। तो फिर मेरे फादर साहब ने इस मछली के ऊपर काम किया। अब हमने फ्रेश वाटर फिश प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, जो इंडिया का पहला प्लांट है, जिसके अंदर रहू फिश, कतला फिश, मिर्गल फिश की डीबोनिंग करके इनसे वैल्यू एडेड फिश प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। और करीब करीब 35 प्रोडक्ट जो हैं हम फिश के बनाते हैं, जिनके अंदर
कहीं स्टार्टर्स हैं, कहीं मेन कोर्स हैं, कहीं आपकी ग्रेवी आइटम है, कहीं प्रॉन्स की आइटम है। और तो इसी के तरीके हमारी जो टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी 100% डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं होता। और A से लेके Z तक हम अपने यहाँ कर रहे हैं। जैसे फिश ब्रीडिंग कर रहे हैं 6 वैरायटी की, फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग के बाद प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के बाद मार्केटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी नई स्पीशीज हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए उनके ऊपर हम टाइमली R&D भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जब हम नया तालाब बनाते हैं उसमें 20 से 25% की सब्सिडी देती है। और उस जैसे जैसे नए पहले साल हम सीड खरीदते हैं तो सीड में भी उसमें 20% की सब्सिडी देती है और खाद बीज पे भी देती है। किसानों को तो यही सलाह है हमारी, भाई जिसकी ज़मीन खराब है उस ज़मीन पर खाली तालाब बनाओ। मछली कभी पूरी नहीं हो सकती, पब्लिक बढ़ती जा रही है, मछली घटती जा रही है। तो सभी फार्मर जितनी इसको मिलजुल के हम तैयार करेंगे तो ये देश का फूड भी पूरा भरपूर मात्रा में दे पाएंगे। करनाल से ETV अन्नदाता के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश के रोहतक, पंचकुला, सोनीपत, सिरसा आदि जिलों में किसान भाइयों ने अमरूद, बेर, आंवला और आम आदि के फल बाग लगा रखे हैं। और इस समय गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में इन फल बागों में कुछ जरूरी प्रबंधन उपायों को संपादित करना जरूरी हो जाता है, तभी आगे चल करके इन बागों से अधिक फलत मिल पाएगी। तो इस समय इन फलदार बागों में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना चाहिए, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। किसान भाई समय समय पर फलदार वृक्षों का रोपण करते रहते हैं और फलदार वृक्षों से उनको जो वांछित लाभ मिलना होता है वो लाभ कई बार वो लाभ ना मिलके उनको अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि फलदार वृक्षों की हम गर्मियों में बहुत बेहतर रखरखाव करें, जिससे आगे आने वाले सीजन में उनको वांछित लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो बात यह कि जो पेड़ पौधे हमने लगाए हैं, अगर बेर है आपके पास, अमरूद है, इनकी आप कटाई छटाई का काम अभी कर सकते हैं। कटाई छटाई करने के बाद जो कटा हुआ स्थान है उस स्थान पर आप नीला थोथा और चूने का जो बोर्डो पेस्ट है उसको उसमें लगा देंगे, जिससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। किसान भाइयों, इस समय सभी प्रकार के फल बागों में कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि पौधों के साथ पोषक तत्व तथा पानी के लिए प्रतिस्पर्धा तो करते ही हैं, साथ ही साथ कीट व रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप सभी प्रकार के फल बागों में निराई गुड़ाई कर बगीचों को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे आपको फलों का अधिक उत्पादन मिल सके। इसके अलावा इन फलदार बागों में सिंचाई और बोर्डो मिश्रण का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। गर्मियों में उनको कुछ फल वृक्षों को अगर हम छोड़ दें, जैसे अमरूद है, आंवला है, इनको अवश्य पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बाकी जो हमारे पपीता है, आम है, इनको गर्मियों में भी पानी की आवश्यकता होती है। तो इन फल वृक्षों को हम थाला बना के और वहां पे मल्चिंग कर दें, या तो पॉलीथीन सीट के डाल दें उसमें, और या फिर जो हमारे गेहूं के अभी डंठल निकले हैं उन गेहूं के डंठल को वहां चारों तरफ पेड़ पौधों के आसपास हम वहां पे बिछा के और उनमें सिंचाई करें। तो ड्रिप जो सूक्ष्म सिंचाई है, बूंद बूंद करके सिंचाई जिसमें पानी गिरता है, ड्रिप के माध्यम से हम पेड़ पौधों को पानी दें, वो पेड़ पौधों के जड़ क्षेत्र में जाएगा और उनका बहुत बेहतर विकास होगा। कम से कम पानी में हमारे फल वृक्ष जिंदा रहेंगे और हमें पर्याप्त लाभ देंगे। साथ ही साथ गर्मी से बचाव के लिए आप तापरोधी घोल बना लें। उसके लिए आप 5 लीटर चूना, उसमें 1 किलोग्राम नीला थोथा और साथ ही उसमें 250 ग्राम नमक और 250 मिलीलीटर अलसी का तेल, इसको 5 लीटर पानी में घोल के और इसका जो पेस्ट बनेगा उसको आप पेड़ पौधों के तनों पर 1 से 2 फीट की ऊंचाई पे इसको आप
पुताई कर देंगे तो गर्मी में तापरोधी भी होता है। किसान भाइयों, इन फलदार बागों को कुछ कीट व रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे उनके फलदार पौधे बहुत कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन में कमी आ जाती है। कैसे करें इन कीट व रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। जिन किसान भाइयों के यहाँ दीमक की समस्या है, तो दीमक से नुकसान से बचने के लिए 10 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC को मिला के 10 लीटर पानी प्रति वृक्ष उसके तने के जो जमीन है वहां पे चारों तरफ डाल दें। या जिनके यहाँ अमरूद का बगीचा लगा हुआ है, उनके यहाँ उकटा नामक जो बीमारी है अमरूद की, जो प्रमुख बीमारी है, उसकी वजह से नुकसान होता है। 10 ग्राम कार्बेंडाजिम 10 लीटर पानी में घोल के प्रति वृक्ष उसको तने के आसपास चारों तरफ हम डाल दें। अगर और भी फल वृक्ष आपके हैं और उनमें इस प्रकार की बीमारी या कीड़े की संभावना है तो आप उसको डाल सकते हैं। अभी आम के बगीचों में बोर आया हुआ है और आगे चल के ये माने बोर आया हुआ और फलियां भी लग रही हैं। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो माल फॉर्मेशन, एक जो बीमारी है उसकी समस्या आती है। ये बीमारी पोषक तत्वों की कमी से, कुछ कीट माइट्स की वजह से और कुछ फ्यूजेरियम एक मॉरिलीफॉर्मी एक कवक होता है, उसकी वजह से ये काला काला गुम्बा सा बन जाता है पुष्प मंजरियों में और उसमें फल नहीं लगते। इससे बचाव के लिए आप नैप्थेलिक एसिटिक एसिड जो बाजार में प्लानोफिक्स के नाम से आता है उसका छिड़काव करें। साथ ही साथ जब बोर आया हुआ है इस समय आप कीटों से बचाव के लिए ट्राइजोफास या कुनालफास 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें और इसी में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव कर देंगे तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। अपने हरियाणा के ज्यादातर भूभाग में गेहूं की कटाई का कार्य चल रहा है और जैसा कि ज्ञात है कि हमारे अधिकांश किसान भाइयों ने बुआई से लेकर के फसल पकने तक सभी प्रबंधनों को सही तरीके से अपनाया होगा। लेकिन इस समय फसल की कटाई, मड़ाई और भंडारण करते समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखें जिससे कि उनसे अनाज का नुकसान न होने पाए, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर रेणु सिंह से। आज किसान भाइयों व बहनों को बीज भंडारण, उनकी कटाई व मड़ाई के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहती हूँ। बहनों, इस समय गेहूं की कटाई का है। गेहूं की कटाई मड़ाई से लेकर खेत से खलिहान, खलिहान से भंडार गृह तक हर जगह हमें बहुत ही सावधानी के साथ कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना है, जिससे हमारा बीज उच्च गुणवत्ता युक्त रहे और हम अगले वर्ष उन्हें बोकर अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। हमारा अनाज का 30 से 40% भाग खेत से खलिहान तक पहुंचने में और भंडार गृह में नष्ट हो जाता है, जिससे हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। गेहूं की कटाई से ही आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। किसान भाइयों, यदि आपको फसल से बीज लेना है तो कटाई के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आजकल अधिकतर किसान कंबाइन मशीन से ही गेहूं की कटाई करवा रहे हैं और इससे कटाई के बाद प्राप्त दाना बीज के रूप में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसलिए बीज उत्पादन के लिए हंसिया की सहायता से कटाई करके मड़ाई करवाना ही उचित रहता है। इसके अलावा कटाई के बाद थ्रेसर मशीन की ठीक से सफाई कर ले, इससे पिछली फसल के दाने बीज में मिलने न पाएं। अब आइए जानते हैं कि बीज के लिए सुरक्षित भंडारण में किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आप जिस भी वाहन से अन्न को, बीज को लेकर खेत से खलिहान जा रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर ट्राली हो, चाहे आपका ठेला हो, चाहे आपका बोरा हो, चाहे आपका कोई और माध्यम, निरीक्षण कर लें कि वह भंडारण के लिए उपयुक्त है या नहीं। निरीक्षण करने के लिए जब वह गेहूं के दाने को
दांत के नीचे रखेंगे तो वह कट की आवाज़ करेगा। इसका मतलब वह भंडारण के लिए उपयुक्त है। अगर वह कट की आवाज़ न करे और किच की आवाज़ करे तो इसका मतलब उसमें नमी बहुत ज़्यादा है और उसे सुखाने की आवश्यकता है। गेहूँ को अच्छी प्रकार से सुखा लें, उसको फटक कर साफ सफाई करके उसमें से लकड़ी के टुकड़े, कंकर पत्थर वगैरह निकाल दें। तीसरी बात, आप जिस भंडार गृह में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं वहाँ की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। भंडार गृह की साफ सफाई से पहले यह देख लें कि उसमें किसी प्रकार की दरार हो, जाली टूटी हुई हो, खिड़की हो जहाँ से पक्षी आ सकते हों, तो आप पहले उनकी मरम्मत करा लें। पूरे भंडार गृह को नीला थोथा आप सभी जानते होंगे, उसमें चूना मिलाकर पुताई करवा लें। भंडार गृह में मेलाथियान का छिड़काव कर लें। 50 सीसी को 300 से 400 भाग में मिलाकर छिड़काव कर दें। इससे वहाँ पर कीट मर जाएंगे। बेहतर होगा अगर पक्के भंडार गृह का प्रयोग किया जाए, पक्के बुखारी का, कुठले का या पक्के आप किसी भी प्रकार के पात्र का जहाँ पर आप गेहूँ को रख सकें। अगर संभव हो सके तो आप फर्श को भी अच्छे से लीप लें। अगर कहीं चूहे ने बिल बना रखा है तो उसको भर लें अच्छे से, और इसके लिए आप गोबर, भूसा और उसमें कांच का चूरा मिलाकर उस बिल को, छेद को भर दें अच्छे से। कांच की चूरे की वजह से चूहा दोबारा वहाँ छेद नहीं कर पाता है। सीमेंट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। सीमेंट और कांच के चूरे का मिश्रण का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे चूहा दोबारा वहाँ छेद नहीं कर पाता है, बिल नहीं बना पाता है। गेहूं का भंडारण करना है, नए बोरे हैं तो बहुत बेहतर होगा। अगर पुराने बोरे आपने ले रखे हैं तो उन्हें मेलाथियान के छिड़काव से उपचारित कर लें। अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें ताकि उसमें किसी प्रकार के कीट ना हो। बोरों को जमीन पर न रखें बल्कि उसके लिए लकड़ी के पटरे लें और लकड़ी के पटरों को दीवार से 1 हाथ की दूरी पर और ज़मीन से कम 12 इंच यानी कि 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर ईंटों के ऊपर पटरों को रखें। पटरों के ऊपर भूसा बिछा दें और उसके ऊपर एक पॉलीथीन शीट बिछा दें और उनके ऊपर बोरों को रखें। हम चूहों से अपने अनाज को या भंडारित बीज को बचाने के लिए एंटीकोआगुलेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ये काफ़ी जहरीला होता है। इन्हें बच्चों से दूर रखें और इसके लिए आप एंटीकोआगुलेंट लें 25 ग्राम, चीनी या गुड़ लें 15 ग्राम, पिसा हुआ अनाज लें 450 से 500 ग्राम और इनको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इनकी जगह जगह पुड़िया बनाकर भंडार गृह में रख दें। चूँकि यह विष वाला चुग्गा है, इसे खाकर हमारे चूहे मर जाते हैं और हमारे अनाज को क्षति होने से बचाया जा सकता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां पर। यहाँ पर वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव चोटी जिला शिमला के अनिल कुमार ने। आपने सेब में चीफ बडिंग के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेब के फलदार बगीचे हैं उसमें हर साल सफल फलन के लिए जो पॉलिनाइजर है यानी परागणकर्ता किस्में हैं उनकी उपयुक्त मात्रा बड़ी आवश्यक है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परागणकर्ता किस्मों का अनुपात बगीचे में अगर सही हो तो हर साल नियमित रूप से सेब में फलन स्वाभाविक है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ बगीचों में जो कि पहले के लगाए गए हैं, परागणकर्ता किस्मों का जो अनुपात है वो सही नहीं होता है या फिर उस किस्म का चुनाव सही नहीं होता है। ऐसे बागीचों में फलन की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। इसके अलावा कई बार हम आमतौर पर देखते हैं कि कुछ बगीचों में किसान साथी किसी ऐसी किस्म का चुनाव कर लेते हैं जो कि उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। जब उसमें फलन शुरू होता है तब हमें ये पता चलता है कि ये किस्म हमारी चाहत के अनुसार नहीं है या इस एरिया के लिए नहीं है। तो ऐसी किस्मों की इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम चिप बडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बगीचे में परागणकर्ता किस्मों का अनुपात सही ढंग से ना लगा हो, उसमें हम सेब के जो मुख्य किस्म है उसके पेड़ों पर टॉप वर्किंग करके परागणकर्ता किस्मों को लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे बगीचे में हर साल अच्छा फल उत्पादन हो। उसके लिए जो भी उपयुक्त किस्में हैं जैसे गोल्डन डिलीशियस, टाइडमैन, अर्ली बॉसेस्टर, विंटर बनाना, ग्रेनी स्मिथ, क्रैब एप्पल, इसके अलावा जो भी अनुमोदित किस्में यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई हैं उनमें से किसी किस्म का हम चुनाव करके चिप बडिंग के द्वारा मुख्य किस्म पर लगा सकते हैं। इसके लिए जब हम देखते हैं कि नई ग्रोथ शुरू होती है, उस समय उस छोटी छोटी टहनियों पर हम जो हमारी चॉइस की किस्म है, जो कि अच्छी किस्म है, जो हम चाहते हैं कि हम हमारा बगीचा जिस किस्म से चले, उसकी आंखें या बर्ड्स लेकर हम अपने मुख्य किस्म जो है उसकी छोटी टहनियों पर चिप बडिंग कर दें, ताकि आने वाले समय में जो पौधा चले वो उस किस्म का हो जिसकी हम बगीचे में देखना चाहते हैं। चिप बडिंग में हम जो कलिका है उसके साथ साथ थोड़ी सी वुड यानी कि लकड़ी भी निकालकर जो हमारे मुख्य किस्म के कोई शाखा है उसके ऊपर स्थानांतरित करते हैं और फिर अच्छी तरह अल्काथीन से बांध दें, ताकि कलिका और जो शाखा है उसमें कोई गैप ना रहे, उसमें हवा और पानी का रिसाव ना हो सके। इस विधि को चिप बडिंग कहते हैं और लगभग 4 सप्ताह में जब आंखें फूटने लगती हैं या बर्ड्स ग्रो शुरू कर देते हैं, उसमें हम पॉलीथीन को काट दें तथा जब ये टहनी अच्छी तरह पर चल पड़े तो बाकी पेड़ को धीरे धीरे उसकी टहनियों को निकाल दें और इस शाखा को आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे हमारी जो किस्म है उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं और जो पुरानी किस्म है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस विधि द्वारा हम टॉप वर्किंग करके अपने बगीचे में जो हमारा पॉलिनाइजर है, परागणकर्ता किस्म है, उसके अनुपात को बढ़ा सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नींबू वर्गीय बागों में लीफ माइनर कीट की समस्या और रोकथाम, स्ट्रॉ रीपर यंत्र की कार्यप्रणाली, कीमत और इसकी उपयोगिता। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।